हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन श्रृंखला भाग 43 के बारे में। अगर हम भाग 43 के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी कि हम लोग भाग 42 तक पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग उन सभी जीएस श्रृंखलाओं से आप लोग नोट्स बनाते रहिए जो आप लोगों को प्रत्येक एग्जाम में वो काम आएगा, क्योंकि इस जीएस श्रृंखला को इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि वो आपके सभी एग्ज़ाम्स में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करे। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी पीट का एग्ज़ाम होने वाला है, और फिर उसके बाद समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर एमपी पीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उन सभी एग्ज़ाम्स में आप लोगों को इस जीएस श्रृंखला से मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं समान अध्ययन श्रृंखला भाग 43 के पहले प्रश्न पर। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक गर्म जलधारा है। क्या पूछा जा रहा है? गर्म जलधारा। ठीक है, और जलधाराओं के बारे में अगर हम बात करें तो इनको ओशियन करंट बोला जाता है, यानी कि महासागरीय करंट बोला जाता है, कि जो एकदम महासागरों पे तीव्र गति से जो हवा चलती है उसको हम लोग जलधारा कहते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं, हमने पहले ही बताया था कि अपने पिछले लेक्चरों में जीएस श्रृंखला में बताया है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलने वाली हवा, ठीक है, ध्रुवों की तरफ चलने वाली हवा, ठीक है, या उठने वाली हवा, दोनों लिख सकते हैं। वायु, चलने वाली वायु सदैव गर्म होती है। ठीक है, इसको आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, उसके लिए। ठीक है, गर्म होती है और इसी को अगर हम पलट दें ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, ठीक है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर विषुवत रेखा, ठीक है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, रेखा की तरफ चलने वाली वायु, ठीक है, चलने वाली वायु सदैव ठंडी होती है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत बार बता चुके हैं इन्हीं जीएस श्रृंखलाओं में, तो आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए, तो जिससे आप लोगों को ये तो कम से कम पता ही रहेगा कि कौन सी हवा ठंडी होती है, कौन सी गर्म होती है। ठीक है, तो जो स्थानीय पवन होते हैं वो आपके जो उच्च दाब पेटियाँ होती हैं, उच्च वायु दाब पेटियाँ होती हैं, उनके आधार पर उनको बांटा जाता है कि कौन सी ठंडी होती है, कौन सी गर्म होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो गर्म जलधारा है वो गल्फ स्ट्रीम है, ये मेक्सिको की खाड़ी में चलती है। ठीक है, मेक्सिको उत्तरी अमेरिका की जो राज्य है मेक्सिको, उसके खाड़ी से लेकर वो उस तट पकड़ के वो ऊपर जाती है उत्तरी अटलांटिक महासागर के तरफ। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर गल्फ स्ट्रीम हवा चलती है बहुत, और सबसे तेज़ हवा जो चलती है वही आपका गल्फ स्ट्रीम सबसे ज़्यादा तेज़ चलती है। और बाकी वो खाटस्क की जलधारा, ये प्रशांत महासागर की जलधारा है, और गल्फ स्ट्रीम, वेनेजुएला और कनारी जो जलधारा है, ये तीनों अटलांटिक महासागर की जलधाराएँ हैं। ठीक है, और कनारी जलधारा की अगर हम विशेषता के बारे में बात करें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो जलधाराओं का चक्र पूरा करती है। अगर मान लीजिए कि एक जलधारा ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, यहाँ पे गई और फिर यहाँ से तट से टकराकर इधर आ गई, ठीक है, तो यहाँ से फिर आई, इधर आ गई, ऐसे चल रही है, और फिर यहाँ से एक जो जलधारा चल रही है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो एक जल चक्र पूरा हुआ। तो शुरुआत कहाँ से हुआ? यहाँ से हुआ, इस बिंदु से शुरुआत हुआ, तो इस तरह से चल के इस तरह से हो गई। तो इसी जलधारा को क्या बोलते हैं? कनारी जलधारा। ठीक है,
कनारी जलधारा, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में जलधाराओं का जल चक्र पूरा करने वाली जलधारा कौन सी है? वो है आपकी कनारी जलधारा। ठीक, और कौन सी है कि ये अब देखिए कि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बढ़ रही है, तो यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है, उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है, तो यानी कि कौन सी इसकी प्रकृति क्या होगी? ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, तो ये क्या होगी? ठंडी जलधारा होगी। तो इस तरह से आप लोग नोट्स बनाते रहिए और नोट्स बनाइए, एकदम बेहतरीन तरीके से बनाइए, जो आप लोगों को सफलता ज़्यादा मिले, जल्द से जल्द मिले, क्योंकि नोट्स ही है जो विद्यार्थी के जीवन में की सफलता की पहली सीढ़ी मानी जाती है। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, अपने बेहतरीन तरीके से बनाइए, और जो लोग नए हैं चैनल पर वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग पुराने हैं वो लोग नए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और भी चीज़ें लेकर आए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इस शब्द का हमेशा नेगेटिव बातों का हमेशा ध्यान रखिए कि वो सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है, सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ठीक, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले ऑप्शन प्रश्न पढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं और झटके में मार देते हैं, और वहाँ पर वो चीज़ जो होता है वो गलत हो जाता है। तो इसको एकदम सावधानीपूर्वक हल किया करिए इस तरह के प्रश्नों को। ठीक है, तो ये चक्रवातों के नाम दिया गया है कि कौन सा चक्रवात है, किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो चक्रवात संयुक्त राज्य अमेरिका, विली विली ऑस्ट्रेलिया, टाइफून दक्षिणी चीन सागर, हरिकेन कैरेबियन द्वीप समूह। तो आप जानते हैं कि जो चक्रवात आते हैं, अगर हम चक्रवात की बात करें, ये आपके हिंद महासागर में आते हैं, अरब सागर में आते हैं और बंगाल की खाड़ी में आते हैं। और चक्रवातों का जो नामकरण किया जाता है वो क्षेत्र के हिसाब से नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक क्षेत्र लिख रहे हैं, हिंद महासागर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करें तो टॉर्नेडो। ठीक, टॉर्नेडो नामक जो चक्रवात आता है वो आपका यूएसए में आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक, तो और बाकी चीज़ें जो हैं आप लोगों की ऑप्शन जो है वो सही है कि विली विली ऑस्ट्रेलिया में आता है, टाइफून दक्षिणी चीन सागर में आता है, हरिकेन कैरेबियन द्वीप समूह में आता है। कैरेबियन द्वीप समूह आप देखेंगे कि ये आप नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में के मध्य में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मध्य में, महाद्वीपों के मध्य में। आप देखेंगे कि अटलांटिक महासागर में ये पाए जाते हैं, क्यूबा के बगल में। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हरिकेन आते हैं। वैसे माना जाता है कि अमेरिका में ही हरिकेन आते हैं, क्योंकि ये मेक्सिको की खाड़ी तक भी पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को नोट डाउन करते चलिए और हर एक चीज़ समझते हुए चलिए। ठीक है, और चक्रवातों से आप लोगों को वनडे एग्जाम में तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा चक्रवात कहाँ से संबंधित है, लेकिन थोड़ा सा आप देखेंगे कि मिलान करने के लिए भी प्रश्न चक्रवातों से आते हैं और प्रत्येक वर्ष आते हैं। ठीक, तो आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि दस्त-ए-लूत। ठीक है, दस्त-ए-लूत नामक मरुस्थल अवस्थित है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस देश में अवस्थित है, क्योंकि देश का नाम दिया गया, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, चीन है, ईरान है। तो दस्त-ए-लूत नामक जो मरुस्थल है, अभी नाम से आप लोगों को लग रहा होगा, तो ये आपका ईरान में है। वैसे आप देखेंगे कि 3 इसमें इस्लामिक कंट्री हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, ये इस्लामिक कंट्री है। ठीक, फिर उसके बाद चाइना है। चाइना में आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म की प्रधानता देखने को मिलती है। तो हम इन चारों में से एक एक मरुस्थल का नाम हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, और मरुस्थल से आप लोग सूची बनाइए जिसमें सारे मरुस्थल विश्व के, भारत के होने चाहिए, क्योंकि मरुस्थलों से या तो मिलान करने के लिए दे देगा, या तो कूट की सहायता से दे देगा, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हम चलिए दस्त-ए-लूत से, ईरान से शुरू करते हैं। ईरान, यहाँ पर आप मरुस्थल लिख लीजिए दस्त-ए-लूत। ठीक है, दस्त-ए-लूत। ठीक, इसको लूट भी अगर लिख दे तो वो भी सही हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं चीन में। चीन में आपका जो मरुस्थल है आप देखेंगे कि तकला-मकान। ठीक है, तकला-मकान। वैसे गोबी का मरुस्थल भी आप देखेंगे कि चीन में पड़ता है, लेकिन गोबी का मरुस्थल जो है स्टेट, जो देश हैं
और देखेंगे कि कंट्री शेयर करता है, जैसे गोभी का मरुस्थल का मंगोलिया और चीन में है। ठीक है, तकला मकान पूर्ण रूप से चीन में पाया जाता है, इसलिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि गोभी का मरुस्थल आपका लोगों का ज़्यादातर हिस्सा गोभी का मरुस्थल का मंगोलिया में है, लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा आपका चीन में भी पाया जाता है। ठीक, तो दूसरा देखिए उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में जो मरुस्थल पाया जाता है, या देखेंगे कि काइजुल कुम। ठीक है, उज्बेकिस्तान के साथ शायद एक देश और भी है जो काइजुल कुम उसमें शेयर करता है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान शायद है। ठीक है, उज्बेकिस्तान में काइजिल कुम, काइजिल काइजिल कुम नामक मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान तो ये तुर्की राज्य नहीं है, तो तुर्की का नाम बदल कर तुर्की कर दिया गया है, लेकिन ये तुर्कमेनिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। तो अब देखेंगे कि इसमें जो पाया जाता है काराकुम मरुस्थल। ठीक है, काराकुम मरुस्थल। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए कि ये मरुस्थल के नाम है। तो यहाँ पर आप लोग मरुस्थल जोड़ लीजिएगा। चलिए हम एक बार लिख देते हैं मरुस्थल। दस्ते ब्लूत मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल, काजिल कुम और काराकुम। इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते चलिए, जिससे आप लोगों का नोट जो है बेहतरीन तरीके से तैयार होता चले। और मरुस्थलों से आप लोग को एक सूची बनाइए और उसमें अपने नोट्स में दर्ज करिए कि कौन सा मरुस्थल किस जगह पर पाया जाता है। ठीक है, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर अपने सुझाव दीजिए, तो आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, हर एक चीज़ का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। अब अगर आप लोगों को इस जीएस श्रृंखला का पेपर चाहिए तो भी उसको आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप जो भी चाहेंगे, चाहे मरुस्थलों से जितने भी फैक्ट हैं आप लोग पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर अपने सुझाव दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिए बस। आपका अगला प्रश्न है कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? गाजी मलिक किस वंश का क्या था? संस्थापक। तो गाजी मलिक की उपाधि थी एक, मान के चलिए कि ये आपका जो वंश है गाजी मलिक, या गाजी मलिक आप लोगों का तुगलक वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक जो है गाजी मलिक की उपाधि धारण करके वो दिल्ली के सल्तनत पर बैठा था। और चलिए हम आपको इनका कार्यकाल बता देते हैं कि कब से कब तक का है और कौन इसके संस्थापक हैं। तो हम पहले तुगलक से ही शुरुआत करते हैं। तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश, इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन लिखिए, गियासुद्दीन लिखिए, इन लोगों का नाम भी तो अजीब अजीब रहता है ना। गियासुद्दीन तुगलक, यही आपका गाजी मलिक की उपाधि लेकर दिल्ली सल्तनत पर बैठा था। ठीक है, गाजी मलिक की उपाधि के लेकर। ठीक, और इसी में देखेंगे कि इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है और फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है। इसका जो समय काल है आप देखेंगे कि 1320 से लेकर 1320 से 1414 तक है। ठीक है, फिर उसके बाद तुगलक वंश के बाद जो आते हैं वहाँ पे सैयद आते हैं। ठीक है, सैयद वंश। सैयद वंश जो है आप देखेंगे कि इसके जो संस्थापक हैं खिज्र खां। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था और इसका जो समय काल है 1414 से 1451। ठीक है, सैयद के बाद आते हैं लोदी वंश। लोदी, और इसके जो संस्थापक है लोदी, आप जानते हैं कि बाकी सब तो
तुर्क मुसलमान थे, लेकिन ये जो था लोदी वंश जो था अफ़गान शासक थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले एक ही अफ़गान शासक हैं जो हैं आपके लोदी वंश के। ठीक है, इसकी संस्थापक थे बहलोल लोदी। बकलोल लिख देना चाहिए था। ठीक है, तो इसका जो संस्थापक था बहलोल लोदी। ठीक है, वो जो हम देखेंगे कि गांव में बकलोल जो है, जो मूर्ख होते हैं उनको बोला जाता है। तो इसका जो स्थापना जो समय काल है 1451 से, और देखेंगे कि 1526 में तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर वहाँ पर दिल्ली सल्तनत पे मुग़ल वंश की स्थापना किया था। तो बहलोल लोदी का जो संस्थापक है और इसका जो लोदी वंश का कार्यकाल है वो पूरा का पूरा 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक है। ठीक है, तो ये आपका पूरा समय काल है, पूरा ये समय काल है एक राजवंश का। ठीक, उसमें जितने भी शासक थे ये इतने ही के अंतर में शासन किए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का समय काल जो है पूरा है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद बचते हैं खिलजी वंश। ये 3 आपके लास्ट के 3 हैं, और शुरुआत के 2 लिख लीजिए, हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोगों का जो वंश है दिल्ली सल्तनत का वो कंप्लीट हो जाएगा समय काल के साथ। खिलजी वंश का देखेंगे तो जो संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक, और इनके इतिहासों के बारे में हम लोग जब हम लोग इंडियन हिस्ट्री एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, जब मध्यकाल पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। और जब हम लोग एक कंपटीशन के हिसाब से जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हर एक राजवंश के हर एक शासक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो है आप देखेंगे कि इनका जो समय काल है 1290 से 1320। ठीक है, तो आप एक तरह से ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो सबसे समय काल है और वही क्रम में लगाने के दे दे, आरोही क्रम में लगाने के दे दे, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि कौन सा शासन है जो सबसे ज़्यादा चला और सबसे कम चला है। और फिर इसके बाद देखिए गुलाम वंश। गुलाम वंश को हम लोग ममलूक वंश भी कहा जाता है। ठीक है, गुलाम वंश का हम लोग ममलूक का वंश भी कहा जाता है। इसके जो संस्थापक हैं वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और कब स्थापना हुआ था? 1206 से लेकर ये 1290 तक है। ठीक है, तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा कि कौन सा शासक है, जो कौन सा वंश है कि सबसे ज़्यादा दिन तक शासन किया है, और फिर उसके बाद कौन सा उससे कम है, और उसके बाद जो सबसे कम है उसको आप लोग एक अवरोही और आरोही क्रम में आप लोग व्यवस्थित कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जब आप घटाएंगे तो आप लोगों को शासन का जो वर्ष आप लोगों को मिलेगा, तो आप लोग इस तरह से नोट डाउन करते चलिए। और ये आप लोगों का जो दिल्ली सल्तनत के शासक हैं ये शुरुआत के हैं 2। ठीक है, 2 शुरुआत के हैं नीचे से, और फिर ये ऊपर के जो हैं ये 2 के बाद आते हैं। तो 5 राजवंश हैं। और 1526 ईस्वी में आप देखेंगे कि भारत पर मुग़ल वंश की स्थापना होती है, बाबर के द्वारा किया जाता है। और कौन सा युद्ध है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में युद्ध होता है, और इब्राहिम लोदी वहाँ पर हार जाता है, और वहीं पर आप देखेंगे कि मुग़ल वंश की स्थापना होती है। और मुग़लों का इतिहास आप जानते हैं कि 300 से 350 साल का है। ठीक है, उनके बारे में भी बात हम लोग करेंगे, पढ़ेंगे, हर एक चीज़ देखा जाएगा उनके बारे में भी। तो चलिए आप लोग नोट डाउन करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है? शासक एक की पॉइंट मिल गया आप लोगों को, और बेरोजगारों को रोजगार। ठीक है, तो कौन दिलवाया है? आप लोगों का दिमाग हमेशा अलाउद्दीन खिलजी की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने, आप देखेंगे कि बहुत सारे बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाई थी। तो बाजार नियंत्रण में आप लोग सोच रहे होंगे कि वहाँ पर उसको
बेरोज़गारों के लिए रोज़गार दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बेरोज़गारों के लिए रोज़गार दिलवाया था वो था आपका फ़िरोज़ शाह तुगलक, ठीक है ना। इसने आप देखेंगे कि बेरोज़गारों के लिए रोज़गार दिलाने के बहुत सारे कार्य किए थे, और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। शायद अगला प्रश्न ही आप लोगों का इस पर एक अच्छा खासा प्रश्न है, तो उस पर हम लोग पूरा बात कर लिया जाएगा। पहले हम इन 3 शासकों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो इसने आप देखेंगे कि पूरे भारत को जीतने का प्रयास किया था। दक्षिण अभियान भी किया है। आप देखेंगे कि इसने दक्षिण में बहुत सारे राज्यों को जीता। एक सेनानायक था मलिक कफूर करके, ठीक है। तो मलिक कफूर को आप देखेंगे कि 1000 दिनार भी बोला जाता है। 1000 दिनार देकर अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका जो शायद वो आपका ये चाचा लगता था कि उसका बेटा था ये, ठीक है। तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी जो है उसने उसको ख़रीदा था बाज़ार से, ठीक है। तो उसी को उसने जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया था मलिक कफूर को। मलिक कफूर आप देखेंगे कि एक किन्नर था, ठीक है, वो एक हिजड़ा था। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने का जो दक्षिण का विजय अभियान है वो मलिक कफूर को जाता है, कि मलिक कफूर ने दक्षिण के सारे राज्यों को जीता था और दक्षिण को जीत कर अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही देखेंगे कि आमिर खुसरो हैं, जो खड़ी बोली के जन्मदाता है भारत में, वो भी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान ही रहते हैं, ठीक है। और इन पर एक पद्मावत की रचना की गई थी कि अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती की जो कहानी है आपके पद्मावत मिलती है मालिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में, और जो पद्मावती रहती हैं वो आपके राजा रतन सिंह की पत्नी रहती हैं। और उनके लिए आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था राजस्थान में, ठीक है। तो इस तरह की कहानियाँ इनके बारे में मिलती हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अब देखेंगे कि बाज़ार नियंत्रण प्रणाली लगी, यानी कि बाज़ार में सुधार किए, ठीक। और फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक जब मरा तो उस समय बदायूनी था कि कोई और था इतिहासकार, उसने कहा था कि राजा को प्रजा को राजा से छुटकारा मिल गया, ठीक है। इस तरह से स्टेटमेंट मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आता है। और तुगलक ने आप देखेंगे कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया। ये जो भी कार्य किया वो असफल रहा। राजधानी परिवर्तन किया, वो भी असफल रहा। दुआ में कर वृद्धि किया, दुआ में कर वृद्धि, ऐसा 2 शासक हैं जिसने आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत 2 शासक है जिसने कि अपने राजस्व का जो उपज है अपने राज्य में उपज का आधा 50% कर लगा दिया था। तो वो 2 शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने भी कर की वृद्धि की थी और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कर को बढ़ाया था, 50% तक बढ़ा दिया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर कहा जाए तो इसको बारे में कहा जाता है कि प्रजा को राजा से, राजा को प्रजा से छुटकारा मिल गया इसके मरने के बाद, ठीक है। अगर बलबन की अगर हम बात करें तो बलबन ने देखेंगे कि सीजदा पाबोस नामक एक 2 प्रथाएं चलाई थी, फारसी प्रथा थी, और नौरोज़ एक उत्सव होता था जो फारसी होता था, तो उसको भी इसने भारत अपने राज्य में लागू किया था। सीजदा और पाबोस का मतलब ये होता है कि सीजदा मतलब कि सर झुकाना, ठीक है, किसी के सम्मान में सर झुकाना। पाबोस का मतलब होता है कि एकदम ज़मीन पर लेटकर अपने शासक का पैर चूमना, ठीक है। तो सीजदा और पाबोस उस तरह से। तो फिर उसके बाद नौरोज़ उत्सव होता था फारसी का, वो भी इसने लागू किया था। और बलबन ने रक्त एवं लव की नीति अपनाया था, ठीक है। इस तरह का कॉन्सेप्ट। और 2 स्टेटमेंट है इसके बारे में, तो वो उसको हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट के में जब हम लोग बात करेंगे तो उसकी व्याख्या भी करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल कर आएंगी। और बलबन देखेंगे कि इसने सिंध वाले क्षेत्र में किलों का भी निर्माण करवाया है। तो यहाँ पर आप लोग ये जानिए कि बेरोज़गारों को जो रोज़गार दिया था वो था फ़िरोज़ शाह तुगलक, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ के देखिए कि दीवान ए खैरात है क्या। एक ऐसा शासक था जो दान दक्षिणा देने में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखता था, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भी लाख बख्श बोला गया है, ठीक है, लाखों का दान करने वाला है, लेकिन इसने कोई भी विभाग की स्थापना दिल्ली सल्तनत में नहीं किया है, क्योंकि ये शुरुआती शासक थे, ठीक है। आप देखेंगे कि गुलाम वंश के तीनों के इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक तीनों गुलाम वंश के
गुलाम वंश के शासक हैं। ये ऐबक जो है आपका गुलाम वंश का संस्थापक होता है। और ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था और इसको जो सिंध के आमिर थे, जो उलेमा वर्ग था, तो वहाँ पर आमिरों ने इसको वहाँ पर बुलाया और कहा कि आप यहाँ पर शासन करिए। तब इसने जाकर सिंध में शासन किया और इसके समय में जो राजधानी थी वो लाहौर थी। ठीक है, तो लाहौर में इसकी राजधानी बनाया गया, वहीं पर सिंध में ही इसका राज्याभिषेक किया गया था। तो अब देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि ये लाखों का दान करता था। इसको कुरान खां भी बोला गया है, क्योंकि ये बचपन से ही कुरान की जो आयत है, हदीस है, वो उसको एकदम लय से गाता था और इसीलिए इसको कुरान ख्वां की उपाधि भी मिली थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने, अब देखेंगे कि मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था और उस गोरी ने इसको एक वहाँ के बाज़ार से, गजनी के बाज़ार से ख़रीदा था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक आप देखेंगे कि भारत में कुतुब निर्माण का जो नींव रखा गया था, वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, वो उसी के नीचे आप देखेंगे कि कुतुब मीनार के पास में ही, उसके ही प्रांगण में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, वहाँ पर वो स्थापना करा था। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, आप देखेंगे कि वो भी एक मस्जिद ही है। ठीक है, और ऐसा माना जाता था कि एक शिव मंदिर पर बनाया गया है और एक विष्णु मंदिर पर बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट भारत में दिए जाते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसको एक शिव मंदिर पर बना हुआ है और एक आपका विष्णु मंदिर पर बनाया गया है और वहाँ पर उसको तोड़कर मंदिरों को, वहाँ पर मस्जिदों का निर्माण करवाया गया था। और इसीलिए आप देखेंगे भारत में सारे मस्जिदों पर क्लेम किया जा रहा है कि वो आपके हिंदू धर्म से संबंधित है और उसको वहाँ पर लागू किया जाए। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कर लिए। फिर उसके बाद इसका जो उत्तराधिकार बना इल्तुतमिश के शासनकाल में आप देखेंगे कि चंगेज़ खां का आक्रमण होता है। क्यों होता है कि जो ख्वारिज़्म शाह का लड़का था, उत्तराधिकारी था या भांजा था, तो वो मंगबरनी था। तो मंगबरनी जो भाग कर वहाँ से, गजनी से, वहाँ पर आप देखेंगे कि सिंध तक आ जाता है और सिंध तक जब आता है तो चंगेज़ खां उसके पीछे पीछे आता है और इल्तुतमिश से कहता है कि उसकी मदद मत करना। तो इल्तुतमिश वहाँ पर मदद नहीं करता, मंगबरनी वहाँ से भाग जाता है सिंध से, तो वहाँ पर जाकर चंगेज़ खां भी वापस लौट जाता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आप देखेंगे कि इल्तुतमिश ने दिल्ली में हौज खास का निर्माण कराया था। हौज खास के बारे में एक बार यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि किसने निर्माण कराया है। तो हौज खास का दिल्ली में, हौज खास का था कि आप देखेंगे कि एक अनुष्ठानिक जो तालाब होते हैं धार्मिक अनुष्ठान के लिए, उस तरह से वो हौज खास बनाया गया था। और इल्तुतमिश ने, आप देखेंगे कि इक्ता व्यवस्था का भी प्रचलन किया और तुर्क के चहलगानी का भी निर्माण किया, जिसमें 40 सरदार होते थे। ठीक है, और इल्तुतमिश के शासनकाल में जो राजधानी थी दिल्ली सल्तनत काल की, तो वो लाहौर से दिल्ली आई थी। और इसीलिए माना जाता है कि इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, क्योंकि इसने दिल्ली का जो वास्तविक संस्थापक बना वो इल्तुतमिश बना। फिर उसके बाद अगर बलबन की बात करें तो बलबन, आप जानते हैं कि बलबन ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी, सिजदा पाबोस और नौरोज़ उत्सव का प्रारंभ कराया था। और फिर बलबन ने, अब देखेंगे कि इल्तुतमिश के जो तुर्क के चहलगानी है, जो 40 सरदारों का समूह था, उसको ख़त्म करने किया, क्योंकि बलबन भी तुर्क के चहलगानी का वहाँ पर सदस्य रह चुका था और वो जानता था कि अगर ये हैं 40 सरदारों का जो तुर्क के चहलगानी है, तो मैं अपना शासक नहीं बन पाऊँगा। इसने सबसे पहले शासक बनने के बाद आप देखेंगे कि सबसे पहले तुर्क के चहलगानी को ही समाप्त किया था। तो अब हम आते हैं अपने जो आंसर है, दीवान खैरात की स्थापना जो कराया था वहाँ पे फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, तुगलक वंश का जो ये सबसे महत्वपूर्ण शासक है। अगर तुगलक वंश में कोई प्रश्न बनता है, ठीक है, तो एक तो मोहम्मद बिन तुगलक से बनेगा। मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके डिस्क्रिप्टिव में बनते हैं। ठीक है, जहाँ पर लेख लिखना रहता है वहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक से अक्सर बनते हैं, लेकिन जो फैक्ट बनाए जाते हैं वो आगे फिरोज शाह तुगलक से ही बनाए जाते हैं, तुगलक वंश में। और फिरोज शाह तुगलक इतना कार्य किया है भारत में, आप उसको कहेंगे कि इसने, देखिए कि रोज़गारों को रोज़गार दिलाने के लिए, बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाने के लिए कार्य किया था। फिर उसके दीवान खैरात, ये दान दक्षिणा में बहुत ही विश्वास रखता था, तो वो दान दक्षिणा मानता था कि वो बहुत ही पुण्य का काम है, तो उसने एक दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना किया। फिर उसके बाद रोज़गार दफ्तर बनवाया था, बेरोज़गारों के लिए रोज़गार। फिर दीवान बंदगान बनाया।
ठीक है। दीवान ए, हम पहले आप लोगों को इस तरह से लिख दे रहे हैं कि ये है दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात, ठीक है। ये दान दक्षिणा से संबंधित था, दान दक्षिणा से, ठीक है, दान दक्षिणा से। फिर उसके बाद दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, ये आपका जो था ये दासों से संबंधित था, दासों से, ठीक है। फिर इसके बाद रोजगार दफ्तर, रोजगार दफ्तर बनवाया, बेरोजगारों के लिए रोजगार, ठीक है। फिरोज तुगलक के कार्य हम बता रहे हैं, देखिए क्या क्या किया है बेरोजगारों के लिए रोजगार, ठीक है, इस तरह से। और फिर इसके बाद बनाया इसने PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग, ठीक है। पहली बार भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसी ने किया था, लोक निर्माण विभाग, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, जजिया कर लगाया, ठीक है। और जजिया कर एक धार्मिक कर था, गैर धार्मिक कर था। मान चलिए कि जो मुसलमानों के हज से नहीं लिया जाता था तो उसको ब्राह्मणों से कर लिया जाता था। तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर सबसे पहले जो शासक लगाया था वो था फिरोज शाह तुगलक। और इसने हक के सर्व नामक एक सिंचाई कर लगवाया, दिख रहा है ना, हक के सर्व, इसने हक ए सर्व, हक के सर्व नामक सिंचाई कर, ठीक है। और सिंचाई कर जो है और देखेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण जो कराया गया, भारत में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण, सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण, ठीक है, नहरों का निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा नहर बनाए गए थे। और भारत में नहर बनवाने की जो प्रथा है, जो प्रणाली है, वो कौन शुरुआत किया था, इसका तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने पहली बार भारत में नहर बनाने की का प्रचलन कराया। और सबसे ज़्यादा जो नहर बनाया गया था वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बनाया गया था। और नहरों से जो खेतों की सिंचाई की जाती थी उस पर कर लगाया गया था, हक के सर्व नामक कर लगाया गया था, जो सिंचाई एक कर था, ठीक। तो एक ये शासक हो गया कर लगाने वाला, और एक अलाउद्दीन खिलजी था जिसने गृह कर और चराई कर लगाया था, ठीक है। 2 कर उसने नए लगाए थे। और एक जो सिंचाई कर लगाया गया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। तो सोचिए कि इतने सारे कार्यों को फिरोज शाह तुगलक ने किया है, ठीक है। दीवान खैरात की स्थापना किया, दान दक्षिणा से संबंधित है, दीवान बंदगान दासों से संबंधित है, रोजगार दफ्तर जो है बेरोजगारों के लिए रोजगार बनाया, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, फिर उसके बाद हक के सर्व नामक सिंचाई कर लगाया। सबसे ज़्यादा जो नहरों का निर्माण हुआ वो इसी के शासनकाल में हुआ। और सबसे ज़्यादा जो दास है, ठीक है, सबसे ज़्यादा दास इसी के शासनकाल में पाए गए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा दास जो है, इसीलिए तो इसने देखिए कि दीवान बंदगान की स्थापना किया था, दासों से संबंधित है। इसके शासनकाल में इतने दास थे कि उस दासों की देखभाल के लिए इसने दीवान बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना कर दी, ठीक है। और इसी के शासनकाल में आप देखेंगे कि जो दास है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसी के शासनकाल में हिंदुओं को ऊँचे पद पर नियुक्ति की गई थी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। तो इतने सारे कार्य जो हैं फिरोज शाह तुगलक के शासन से संबंधित हैं। और इससे ज़्यादा आप लोगों से पूछेगा नहीं, जितना हमने आपको बताया है वो आप लोग नोट डाउन कर लें एकदम विधिवत तरीके से, कि हर एक चीज़ के बारे में, कि सब दीवान खैरात, दीवान बंदगान, रोजगार दफ्तर, लोक निर्माण विभाग, ब्राह्मणों पर जजिया का जो पहले शासक लगाया,
फिर उसने सबसे ज़्यादा नहर बनवाए गए, फिर उसके बाद नहरों से सिंचाई के लिए हर का सर्व नामक सिंचाई कर लगाया, और सबसे ज़्यादा दास थे इसके शासनकाल में, तो दासों के लिए बंदगान दीवान बंदगान की स्थापना किया। और तो इस तरह से आप लोग नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही सारी चीज़ें जो है आप लोगों को मिलेंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे कार्य किए हैं, और जितने हमने आपको बताया इससे ज़्यादा आप लोगों से प्रश्न अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा है तो इससे ज़्यादा प्रश्न आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, बेहतरीन तरीके से बनाइए। हमने जितनी भी बातें बताई, जितनी भी शासकों के बारे में बताए, वो सारे के सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए, सुनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो धन विधेयक से संबंधित है, तो आप जानते हैं कि जो धन विधेयक है 110 में उसको परिभाषित किया गया है कि धन विधेयक क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हो सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर होता है। ठीक है, धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर होता है, उसको हम अभी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो उसको अगले प्रश्न में हम लोग शायद अगर धन विधेयक से संबंधित है तो इसके सारे प्रश्न धन विधेयक से ही होंगे। तो चलिए आप लोगों को ये 4 अनुच्छेद हम बता देते हैं कि कौन सा किससे संबंधित है। वैसे धन विधेयक का जो विशेष प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 109 में है, और अनुच्छेद 110 में आपका धन विधेयक के परिभाषित किया गया है, और 111 में विधेयकों पर अनुमति की बात की गई है। अगर 108 की बात करें तो संसद का संयुक्त सत्र है। ठीक है, संसद का संयुक्त सत्र। ठीक है, कौन लाएगा? राष्ट्रपति इसके लिए अधिकृत है। और आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है संसद का संयुक्त सत्र अनुच्छेद 108 के तहत आहूत करता है। ठीक है, आहूत की बात की गई है। अनुच्छेद 109 तो आप जानते हैं कि यही है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, तो इसको हम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम अनुच्छेद आपको 110 बता रहे हैं। अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा है। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा। ठीक, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और बचता है अनुच्छेद 111। 111 ये है आपका विधेयकों पर अनुमति। विधेयकों पर अनुमति। ठीक है, इस तरह से तो आप लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते चलिए। आप लोगों का 4 अनुच्छेद हो गए भारतीय संविधान के, और आप लोगों को लगभग में देखेंगे कि अनुच्छेद धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए। आप लोगों को बहुत सारे अनुच्छेद हमने बता दिए हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, और भारत का संविधान जो है वो आपका लेक्चर चल रहा है, प्रतिदिन लेक्चर अपलोड होता रहता है। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि धन विधेयक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, किसके बारे में पूछा रहा है? धन विधेयक के संबंध में। तो ये आप लोगों का थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हो गया, कॉन्सेप्ट पर आधारित हो गया कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। ठीक है, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होता है। धन विधेयक पर राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन का समय दिया जाता है। राष्ट्रपति साधारण वित्त विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, संसद में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, 2 बार हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें आप लोगों को, तो ये तो पता ही होगा कि राज्यसभा जो है धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद वह स्वतः ही लागू हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है धन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य तो है। ठीक है, लेकिन साधारण वित्त विधेयक पर वह जो है आपका जो वो उसके मन के ऊपर है कि वो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, और धन विधेयक को राष्ट्रपति जो पुनर्विचार के लिए संसद में नहीं भेज सकता, लेकिन वित्त विधेयक को, साधारण वित्त विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भी ऑप्शन आप लोगों को सही है। अब धन विधेयक, राज्यसभा, ये 2 ऑप्शन आप लोगों को सही। हमने पहले ही बताया कि वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर होता है। ठीक है, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक जो है धन विधेयक नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन देखिए कि प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होता है,
तो ये ऑप्शन आपका गलत है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक धन विधेयक जो है आपका वित्त विधेयक होता है। ठीक, तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। और धन विधेयक के लिए जो परिभाषित किया गया है वो आपका अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, तो ये आप लोगों का धन विधेयक के संबंध में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होंगे कि धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है। और धन विधेयक को जो प्रमाणित करने वाला है वो आपका लोकसभा का अध्यक्ष है। और कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 110(3) के तहत लोकसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करेगा कि कौन सा विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं है। अगर लोकसभा का धन विधेयक पर आप देखेंगे कि सिर्फ उसको लोकसभा में ही पारित किया जाता है, और धन विधेयक पर जो राष्ट्रपति की अनुमति नहीं ली जाती, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति पहले ही ले ली जाती है। ठीक है, तो वो धन विधेयक जो है राष्ट्रपति से शुरू होता है और जाकर लोकसभा में पारित हो जाता है, और अंत में वहाँ पर आप देखेंगे कि राज्यसभा के पास 14 दिन का समय है, या तो उसको लागू कर दे, या तो पास कर दे, या तो वो अपने आप स्वतः ही पास हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए अंत में जो होता है कि राष्ट्रपति से अनुमति नहीं ली जाती है, वो धन विधेयक होता है। ठीक है, क्योंकि धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले ली जाती है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ कर रखिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत के संदर्भ में पूछा जा रहा है, एक बात ध्यान दीजिएगा, विश्व के संदर्भ में नहीं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि भारत में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं आपके MS स्वामीनाथन है। ठीक है, अगर विश्व में हरित क्रांति, ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं विश्व में हरित क्रांति, हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये आपके एग्रोनॉमिस्ट हैं, शायद अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट हैं, अमेरिका के हैं, नॉर्थ अमेरिका के, और इन्होंने वहाँ पर बहुत सारे एग्रीकल्चर संबंधित रिफॉर्म किए थे, तो इसलिए इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, और नॉर्मन बोरलॉग को जब नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो उस शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1967 के लगभग में, 1967 या 70 के लगभग में। वहाँ पर इनको देखेंगे कि वहाँ पर इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति के क्षेत्र में। ठीक है, जबकि ये है एग्रोनॉमिस्ट, यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो इनको क्योंकि एग्रीकल्चर में कृषि के क्षेत्र में देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति के क्षेत्र में। ठीक है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, और 1967 या 70 के लगभग में इनको दिया गया था। और यह प्रश्न जो है कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में शांति का पुरस्कार दिया गया था, यह प्रश्न आप लोगों का UPPCS में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो उस समय बहुत सारे लोगों ने गलत माना था कि कृषि के क्षेत्र से संबंधित, हरित क्रांति से संबंधित है, तो कृषि में मिला होगा, लेकिन कृषि से में आप देखेंगे कि जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया ही नहीं जाता। ठीक है, इसीलिए इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो अगर भारत में हम बात करें, भारत में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक, ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक लिख लीजिए। ठीक है, जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये आप लोग हमेशा नोट डाउन करते रहिएगा कि क्या पूछा जा रहा है। MS स्वामीनाथन। फिर इसके बाद देखिए कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, ये है आपके विलियम गॉड। ठीक है, ये विलियम भी हैं, गॉड भी हैं। ठीक है, विलियम गॉड। ठीक है, तो इन 3 लोगों का नाम आप लोग याद रखिए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है?
भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? और हरित क्रांति शब्द जो है वो सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? वो थे विलियम गॉड। ठीक, तो इस तरह के प्रश्न आप लोग नोट डाउन करते चलिए। इस तरह के प्रश्न आप लोगों से स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछे जाते हैं और यूपी और स्टेट पीएससी से लेकर वनडे एग्ज़ाम तक ये प्रश्न पूछे जाते हैं और आईएएस में भी ये इस तरह के प्रश्न यूपीएससी भी प्रश्न पूछ लेती है। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज है हरित क्रांति से, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और हरित क्रांति तो बहुत बड़े पैमाने में इसका जो व्याख्या किया जा सकता है एग्रीकल्चर से, तो आप लोग नोट करते रहिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक, इसका हमेशा ध्यान दीजिएगा। हम हमेशा कहते हैं अपने हर एक जीएस श्रृंखला में बोले हैं कि अपने नेगेटिव वर्डों का हमेशा ध्यान दीजिएगा। और जो लोग रेगुलर देख रहे होंगे तो उन लोगों को तो एकदम अभ्यस्त हो गए होंगे कि एकदम नेगेटिव वर्डों का एकदम ध्यान देना है, नहीं तो हमेशा प्रश्न गलत होंगे। ठीक है, तो एक तरफ योजना दिया गया है, एक तरफ सन दिया गया कि उस सन में क्या ये योजना आई थी। ये सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजना है। सागर मित्र योजना 2020 में आई थी, ये आप जानते हैं। और सागर मित्र योजना का उद्देश्य जो था, जो समुद्रों के किनारे हैं, नदियों के किनारे अवस्थित हैं, जो लोग मत्स्य मछली पकड़ते हैं, उनके लिए ये योजना लाई गई थी। उनको सुविधा प्रदान करने के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना लाई गई थी, सागर मित्र योजना। ठीक है, मछुआरों के लिए ये योजना है। जल जीवन मिशन आप जानते हैं कि जल का अगर आ गया तो जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के जो इसी से संबंधित है। 2019 की योजना है। गोवर्धन योजना है, जो ये कंपोस्ट खाद जो बनाया जाता है उसके लिए है। कंपोस्ट खाद आप जानते हैं कि गोबरों से जो खाद बनाए जाते हैं, खेतों में जो डाले जाते हैं और फिर उसके बाद ज़मीन के अंदर गाड़ कर रखे जाते हैं, उसको कंपोस्ट खाद बनाए जाते हैं। और यहाँ पर अब गोवर्धन का एक और उद्देश्य था कि बायोगैस संयंत्र जो गाँवों में बनाया जाता है, जो जानवरों के मल मूत्र हैं उससे संबंध जो बायो संयंत्र बनाए जाते हैं, बायोगैस संयंत्र। तो बायोगैस संयंत्र आप देखेंगे कि एक ईंधन का काम करता है। तो बायोगैस संयंत्र जो बनाने का मिशन बनाया गया था वो गोवर्धन योजना से बनाया गया था और ये आपका 2020 में नहीं आया था, ये आपका 2018 में आया था। ठीक है, तो 2018 में यह योजना आई थी, तो इसको आप लोग नोट डाउन करें। उजाला योजना अब ये एलईडी बल्ब से संबंधित है कि एलईडी बल्ब वितरित किया जाए या कम दाम में उसको उपलब्ध कराया जाए, जो गाँवों में रोशनी उत्पन्न करे, जिससे बिजली की जो खपत है वो कम हो और जो बिजली का बिल है वो भी कम आए। ठीक है, तो उजाला योजना में एलईडी बल्ब वितरित किया गया था। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग योजनाओं से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को पता चली और आप योजना सारी की सारी नोट डाउन करते चलिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं। ठीक है, क्योंकि योजनाओं से हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछता है, चाहे आप आईएएस का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वनडे एग्ज़ाम दीजिए, चाहे यूपीएससी दीजिए, चाहे वनडे दीजिए, चाहे स्टेट पीछे दीजिए, चाहे रेलवे दीजिए। अगर जिसमें जीएस पूछा जा रहा है तो योजना ज़रूर एक दो पूछ लेगा। ठीक है, क्योंकि योजनाओं से संबंधित जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं कि अवेयरनेस फैलाने के लिए ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते चलिए और जो हम बोलते हैं उसको आप लोग सुनकर जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो उसको आप लोग नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन ध्वनि से संबंधित विज्ञान है? किससे संबंधित? ध्वनि से संबंधित विज्ञान। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा है जिसमें ध्वनि संबंधित विज्ञान को अध्ययन किया जाता है। चलिए हम आपको चारों बता देते हैं। और वैसे ध्वनि से संबंधित विज्ञान जो है एकॉस्टिक उसको बोला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एकॉस्टिक लिख देते हैं, एकॉस्टिक्स। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं तो आप लोगों को समझ में उस तरह से, क्योंकि ये साइंस का मामला है तो हिंदी इंग्लिश उसमें दोनों चलता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, अगर एकॉस्टिक की हम बात करें, ACOU एकॉस्टिक, ये अगर ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। ध्वनि से संबंधित हम सिर्फ लिख देते हैं, ध्वनि से संबंधित। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम एनाटॉमी की अगर बात करें, एनाटॉमी को इस तरह से हम लिखते हैं ANATOMY, एनाटॉमी। ये मानव शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित विज्ञान है, एनाटॉमी। ठीक है, मानव
शरीर के आंतरिक संरचना संरचना से संबंधित है। ठीक है, यानी कि इसमें लीवर, फेफड़ा, हृदय, ठीक है, जितने भी मानव शरीर के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उसके बारे में यह अध्ययन करता है। फिर उसके बाद बात करें एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी को हम इस तरह से लिखते हैं ANTHROPOLOG भाई, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी इसको जिसमें बात किया जाता है कि मानव के रीति रिवाज यानी कि सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, हम यहाँ पर सीधे सीधे लिख देते हैं सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इसको मानविकी भी कहा जाता है, मानविकी विज्ञान। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं मानविकी विज्ञान। मानविकी विज्ञान भी इसको एंथ्रोपोलॉजी को बोला जाता है। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी को तो आप लोग जानते होंगे कि खगोल शास्त्र से संबंधित है, ज्योतिष विज्ञान है ये एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी। ठीक, ये ज्योतिष शास्त्र है, ग्रह नक्षत्रों का इसमें बात किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ज्योतिष शास्त्र। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को साइंस के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता चली, किस शाखा से कौन सी चीज़ संबंधित है। तो यहाँ पर ये आप लोगों का आखिरी प्रश्न था इस श्रृंखला का। तो आप लोग श्रृंखला से नोट्स बनाते चलिए और अपने बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक है, आप लोग इन श्रृंखलाओं में जितने भी प्रश्न देखेंगे वो आप लोगों को प्रत्येक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके काम लायक बताई जाती हैं। और जो लोग पुराने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम लोग और भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएँ। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह लेक्चर आप लोगों को बहुत पसंद आता होगा। तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप लोग अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, अपने माता पिता और घर वालों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले श्रृंखला में बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, इसी तरह से। तब तक के लिए धन्यवाद।